वेलकम बैक टू प्रोग्रेसिव क्लासेस। आज स्टार्ट करेंगे महाजनपद पीरियड ल्यूसेंट सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। तो आज देखेंगे महाजनपद पीरियड दैट इज 600 बीसी से 325 बीसी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं कि महाजनपद पीरियड के एविडेंस कहाँ से मिले हमें। तो यहाँ देखिए इस लाइन में बुद्धिस्ट लिटरेचर, अंगुत्तर निकाय एंड महावस्तु, ये जो बुद्धिस्ट लिटरेचर इसमें महाजनपद की बात की गई है। फिर जैन लिटरेचर भगवती सुता, इसमें भी जो है जैन महाजनपद के बारे में इसमें भी एविडेंस मिलता है। तो ये 3 बुक्स याद रखिएगा, महावस्तु, भगवती सूत्र एंड अंगुत्तर निकाय। अब चलिए यहाँ देखते हैं। पहले देखते हैं महाजनपद पीरियड एंड उसके कैपिटल। तो पहला हो गया अंग जो अभी एग्जिस्ट करता है मुंगेर और भागलपुर एरिया में अंग डिस्ट्रिक्ट था, अंग महाजनपद, और इसका कैपिटल है चंपा या चंपा नगरी। नेक्स्ट है मगध जो आता है पटना, गया, नालंदा, और इसका कैपिटल है गिरिव्रज, राजगृह और राजगीर, ये बिंबिसार के टाइम पे कैपिटल था। पाटलिपुत्र जो है उदयन के टाइम पे था। वैशाली, शिशुनाग, पाटलिपुत्र, काल अशोक, इनके टाइम पे ये कैपिटल था मगध का। वज्जी जो है मुजफ्फरपुर एंड वैशाली, इसमें जो कैपिटल है विदेह, मिथिला, वैशाली, इसके कैपिटल थे। फिर मल्ल, ये आता है एरिया आपका देवरिया, बस्ती, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर जो कि यूपी में है सारे, और इसका कैपिटल है कुशीनारा एंड पावा। फिर काशी, वाराणसी, और इसका कैपिटल है वाराणसी। कोसाला, ये आता है फैजाबाद, गोंडा, बहराइच, अब इसका कैपिटल है नॉर्थ कोसाल का कैपिटल है श्रावस्ती। सेहत मेहत और साउथ का है साकेत या अयोध्या। नेक्स्ट आते हैं छेदी डायनेस्टी, पहले वत्स देखेंगे। ये इलाहाबाद का एरिया है, इलाहाबाद, मिर्जापुर, और इसका कैपिटल है कौसम्बी। छेदी का है बुंदेलखंड एरिया, और इसका कैपिटल है शक्तिमाती या सोइतीवाती। कुरु जो हमारा हरियाणा और दिल्ली का एरिया है, इसका कैपिटल है इंद्रप्रस्थ, अभी का मॉडर्न दिल्ली। पांचाल जो है रुहेलखंड, वेस्टर्न यूपी का पार्ट है। फिर उसका नॉर्थ पांचाल एचेत्रा, और साउथ पांचाल का है कंपिलिया। फिर सुरसेना, ये आता है ब्रजमंडल, और कैपिटल है मथुरा। मत्स्य जो है हमारा कौन सा रीजन है, ये अलवार, भारतपुर एंड जयपुर, राजस्थान का एरिया है, और इसका कैपिटल है विराटनगर। फिर अवंती, ये मालवा का रीजन है, और नॉर्थ अवंती का है उज्जैनी, और साउथ अवंती का है महिष्मती। अश्माका, ये जो है कहाँ एग्जिस्ट करता है, नर्मदा और गोदावरी रिवर के बीच में, इसका कैपिटल है पोटना और पटाली, दोनों में से कोई भी हो सकता है। ठीक, फिर उसके बाद है गांधार हमारा है तकसीला, ठीक है, और ये किस रीजन में एग्जिस्ट करता है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, और इसका एक कैपिटल तकसीला है और एक है पुष्कलावती। ठीक है, फिर खम्बोज, ये हमारा हजारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान, और कैपिटल है राजापुर और हताका, दोनों में से कोई भी हो सकता है। फिर ये मैंने बता दिया आपको बुद्धिस्ट लिटरेचर से अंगुत्तर निकाय और महावस्तु से जो है इसका बुद्धिस्ट लिटरेचर एविडेंस मिलता है महाजनपद का, और भगवती सुता से जैन लिटरेचर का मिलता है। तो ये जो यहाँ पे ये जो सारे 16 जनपद हैं, इसमें मोनारिकल और नॉन मोनारिकल दोनों फॉलो होता था। ठीक है, मोनारिकल में हमारे आते हैं जहाँ मोनारिकी होती थी, जहाँ पे सारा गवर्नमेंट का चलता था या फिर किंग का चलता था, वो है अंग, मगध, काशी, कोसाला, वत्स, छेदी, सुरसेना, मत्स्य, अवंती, गांधार। यहाँ पे किसका, किंग का ज़्यादा वर्चस्व था। ठीक है, और फिर रिपब्लिकन में जहाँ लोगों की भागीदारी होती थी, ठीक है, वहाँ पे कौन सा प्लेस है, ये वज्जी, मल्ल, कुरु, पांचाल, खम्बोज, साक्य जो कि कपिलवस्तु का एरिया है, कोलियाज, रामग्रामा, मौर्या, पिपलीवाना। ठीक, फिर राइज ऑफ मगध देखेंगे। मगध जो है 6th सेंचुरी में इसका राइज हुआ था। स्ट्रगल हुआ था सुप्रीमेसी के लिए 4 लोगों के बीच में, तो याद रखिएगा कि 6th सेंचुरी में स्ट्रगल हुआ था सुप्रीमेसी के लिए किसके बीच में, मगध,
कोसाल, वत्स एंड अवंती के बीच में। तो अल्टीमेटली कौन सा किंगडम एमर्ज हुआ था ऐसा सुप्रीमेट, तो वो मगध एमर्ज हुआ था। ठीक है, अब रीजन क्या था कि मगध के जीतने का, तो एक तो है कि जो उसकी ज्योग्राफिकल पोजीशन है वो, क्योंकि वहां पे उसको आयरन वगैरह इजी वे से मिल जाता है जो वेपन्स और इम्प्लीमेंट्स बनाने में काम आते थे, जो थिक फॉरेस्ट को जो है काटने के काम में आते थे, फ्लफ फेयर्स। फिर उसके बाद है जो मिडिल गैंजेटिक रीजन में ये लोकेट करता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा एलुवियल सॉइल है, वो इमेंस फर्टाइल है, तो फूड वगैरह, फूड सरप्लस वगैरह रहता था उनके पास। फिर थर्ड रीज़न है कि एक तो ये मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन उनकी बहुत मतलब उनका एक एडवांटेज था मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन का, प्लस हॉर्स चैरियट तो सभी के पास, लेकिन मगध के पास जो है ये एलिफेंट जो है सबसे पहले मगध ने यूज़ किया था, क्योंकि ये गैंजेटिक एरिया में और वहाँ पे एलिफेंट्स वगैरह बहुत ज़्यादा मिलते थे, तो इन्होंने सबसे पहले एलिफेंट का यूज़ किया था। फिर आते देखते हैं हरियंक डायनेस्टी। हरियंक डायनेस्टी की टाइम पीरियड है 544 बीसी से 412 बीसी। तो इसके पहले जो संस्थापक है, फाउंडर है, वो है बिम्बिसार, जिनको श्रोनिका भी बोलते हैं। इनका टाइम पीरियड है 544 बीसी से 492 बीसी। तो यहाँ पे है मगध केम इनटू प्रोमिनेंस अंडर द लीडरशिप ऑफ बिम्बिसार। ठीक है, इनके कंटेम्प्रेरी कौन थे? गौतम बुद्ध। तो याद रखिएगा, बिम्बिसार के कंटेम्प्रेरी पूछ लेता है तो गौतम बुद्ध, और कौन कौन था? प्रसन्नजीत भी थे, ठीक है, जो लिच्छवी के किंग थे। ठीक ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब इन्होंने अपना एक्सपेंशन कैसे किया था? तो एक्सपेंशन के लिए इन्होंने पहले तो प्रिंसेस, जो कोसाला की प्रिंसेस थी, उनसे इन्होंने मैरी करी थी। महाकोशाला, डॉटर ऑफ कोशाला की प्रसन्नजीत उनकी लड़की थी, उनसे इन्होंने शादी किया था। ठीक है, फिर लिचिस्वी चेलाना, सिस्टर ऑफ लिचिस्वी हेड चेतका, उनसे भी इन्होंने शादी किया था। मद्रा खेमा, डॉटर ऑफ मद्र किंग, वहाँ पे तो ये सब इनके अंडर में फिर आ गए थे। ठीक, फिर इन्होंने काशी को जो है एज अ डाउरी जो इनको मिला था, जब इन्होंने प्रसन्नजीत की बहन से शादी किया था, उसका क्या नाम था? महाकोशाल। उनके से जब उन्होंने शादी किया था तब इनको जो है ये काशी जो है एज अ डाउरी मिला था। इन्होंने अंग पे अपना हक जमाया था, कॉन्कर किया था। फिर इन्होंने क्या किया था? बिम्बिसार ने जो अवंती के जो किंग है प्रद्योत, उनको जो है जॉइंटिस हो गया था, तो इन्होंने अपने जो इनके रॉयल फिजिशियंस थे, जिनका नाम जीविका था, उन्होंने इनको उज्जैन भेजा था। ठीक है, जिसके किंग जो थे वो किंग प्रद्योत थे। नेक्स्ट आते हैं, इनको सैन्य भी बोलते थे क्योंकि इनके पास स्टैंडिंग आर्मी थी। ठीक है, और इन्होंने बिल्ट किया था राजगीर सिटी को, इन्होंने बसाया था। फिर अजात शत्रु देखते हैं। इधर अजात शत्रु को जो है पितृहंता भी बोलते हैं क्योंकि इसने बिम्बिसार को मारा था और फिर जो है गद्दी पे आए थे। तो इनका टाइम पीरियड है 492 बीसी से 460 बीसी, और इनको कुनिका भी बोला जाता है। इनकी जो पॉलिसीज थी वो लिबरल नहीं थी, बहुत एग्रेसिव पॉलिसी थी। इन्होंने पूरा कंट्रोल कर लिया था काशी पर। पहले हमने देखा था कि प्रसन्नजीत की बहन से मैरी करके बिम्बिसार ने जो है एज अ डाउरी लिया था आधा पार्ट, लेकिन इन्होंने क्या किया? अपनी एग्रेसिव पॉलिसी की वजह से उस पर अटैक कर दिया। ठीक है, कौसाल पे, और काशी को अपने अंडर में ले लिया, पूरा कंप्लीट कंट्रोल कर लिया काशी का। फिर नेक्स्ट है वज्जी। वज्जी को भी इन्होंने टारगेट किया और अपने इन्होंने इतनी ईजिली तो इसको नहीं जीत पाया था, 16 साल वहां पे वॉर चला, लेकिन धोखे से इन्होंने वज्जी को जीता था। यहाँ पे देख सकते हैं, वज्जी ओनली थ्रू डिसीट, लोगों के बीच में राजा के प्रति क्या बोलते हैं, डिसएग्रीमेंट करके, मतलब राजा से वो खुश नहीं थे, इस तरह का कुछ उन्होंने प्लान करके जीत लिया था वज्जी। फिर जो वज्जी जीतने के इन्होंने जिस तरह से वज्जी जीता, उसके 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स है जिस वजह से ये वज्जी को जीत गए थे। तो एक था उनका जो अजातशत्रु का डिप्लोमेटिक मिनिस्टर था, जिसका नाम था सुनिधा एंड वत्सकार। ठीक है, वत्सकार। फिर दूसरा क्या था? रथ मूसल। रथ मूसल आपने बाहुबली के मूवी में देखा होगा, उन्होंने यूज किया था उसमें अ काइंड ऑफ चैरियट टू विच अ मेस वॉज अटैच। ठीक है, और ये महाशिला कांत का, ये भी आपने उसमें देखा होगा, जो स्टोन बड़े बड़े फेंकते थे बाहुबली में, उसी को बोलते हैं महाशिला कांत। इस तरह से उन्होंने काशी और वैशाली सभी को, जिस कैपिटल था वज्जी का,
सभी को अपने अंडर में कर लिया। ठीक है, इन्होंने फोर्ट बनाया था, राजगिरी में अपना फोर्ट भी बना दिया था, लेकिन बिल्ट किसने किया था? बिम्बिसार ने। और फिर एक वॉच फोर्ट बनाया था, कहाँ पर? पटाली विलेज। ठीक है, जिसको बोलते हैं जल दुर्गा भी बोलते हैं। ठीक है, वॉच फोर्ट बनाया था ऑन द बैंक ऑफ गंगा। कहाँ पे बनाया था इन्होंने वॉच फोर्ट? पटाली में। फिर आते हैं उदयन को देखते हैं। इनका टाइम पीरियड है 360 बीसी से 440 बीसी। ठीक है, इनका कैपिटल था पाटलिपुत्र। इन्होंने पाटलिपुत्र सिटी को जो है बसाया था। ठीक है, फाउंडेशन उसका रखा था। और ये कहाँ पे एग्जिस्ट करता था पाटलिपुत्र? सोन और गंगा के बीच में। फिर उदयन सक्सीड किया, फिर उसके बाद उदयन के बाद अनिरुद्ध आए, मुंडा आए एंड नागदशा आए। ये लोग इतने स्ट्रॉन्ग रूलर्स नहीं थे। फिर हम देखते हैं शिशुनाग डायनेस्टी। शिशुनाग के टाइम पीरियड है 412 बीसी से 344 बीसी। इसके जो सबसे पहले किंग थे वो नागदशक थे, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रूलर नहीं थे। तो इसका रियल जो है माना जाता है रियल किंग शिशुनाग को। नागदशक ने जो है नागदशक को मार के शिशुनाग इसका किंग बना था। फिर देखते हैं नेक्स्ट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट अचीवमेंट ऑफ शिशुनाग वॉज द डिस्ट्रक्शन ऑफ द। अभी तक तो अवंती जो है अंडर में नहीं था, लेकिन अगर क्वेश्चन में पूछता है कि जो प्रद्योत डायनेस्टी था, जो अवंती था, उसको अपने अंडर में किस किंग ने सबसे पहले किया था, तो वो थे शिशुनाग डायनेस्टी वाले, और किंग था शिशुनाग। ठीक है, तो अभी तक अवंती जो है मगध के अंदर में नहीं था, लेकिन इसके बाद जब शिशुनाग आए तो अवंती जो है इनके अंडर में हो गया। ठीक है, पार्ट ऑफ, यहाँ देखिए अवंती बिकम द पार्ट ऑफ मगध रूल। फिर उसके बाद आता है, अब शिशुनाग को किसने सक्सीड किया था? काल अशोका ने। काल अशोका के टाइम पे क्या हुआ था? सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था। ठीक, वैशाली में। तो ये याद रखिएगा, पीरियड क्या था? 383 बीसी। फिर आता है नंद डायनेस्टी। इसी में जो है क्या बोलते हैं, बुद्धिज्म जो है डिवाइड भी हुआ था, स्थिर करके ऐसे समथिंग। ठीक है, इसमें सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल में बुद्धिज्म भी डिवाइड हुआ था 2 पार्ट में। फिर नंद डायनेस्टी देखते हैं। नंद डायनेस्टी में हमारे हैं शिशुनाग डायनेस्टी वॉज ओवरथ्रोन बाय महापद्म नंदा। ठीक है, महापद्म हु इस्टेब्लिश अ नंद डायनेस्टी। तो नंद डायनेस्टी के सबसे पहले रूलर कौन है जिन्होंने इस्टेब्लिश किया था नंद डायनेस्टी को? महापद्म नंद। इनको जो है महापद्म नंद को सर्व क्षत्रांका भी बोला जाता है, जो कि इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये सारे क्षत्रिय को जीत दिए थे। मतलब ये सारे क्षत्रियों को वहां से हटा दिए थे और अपनी जीत उस पर हासिल किए थे। इनको उग्रसेन भी कहा जाता है, बिकॉज ये जो है इनके पास बहुत ही बड़ी आर्मी थी, जो एक पाली टेक्स्ट में ऐसा मेंशन है। इनको पुराण में जो है इनको कहा गया है एकरथ, दैट इज द सोल मोनार्क। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, पुराण में इनको एकरथ भी कहा गया है। ये ऐसा पहला एम्पायर था। ही इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज फर्स्ट एम्पायर बिल्डर ऑफ इंडियन हिस्ट्री, जिन्होंने पहली बार जो है एम्पायर जो इंडियन हिस्ट्री में सेटअप किया था, महापद्मनंद। नेक्स्ट आते हैं। फिर इन्होंने सक्सीड इनको कौन किया था? इनके 8 लड़के थे, जिन सक्सीड जो किया था वो धनानंद था। अब धनानंद किसके कंटेम्प्रेरी था? चंद्रगुप्त मौर्य के। इसकी स्टोरी तो आपको पता ही होगी कि वो कौटिल्य इनके वहाँ पे गए थे राजमहल में, तो इन्होंने कौटिल्य को बहुत भला बुरा बोला था। तो फिर उन्होंने क्या किया, कौटिल्य ने कहा कि अब मैं इनसे बदला लूंगा। तो उनके 2 शिष्य थे, एक चंद्रगुप्त मौर्य था, एक प्रभात करके था समथिंग। तो उन दोनों को उनको चुनना था कोई एक। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपसे एक कुछ करवाऊंगा, अगर जो उस काम को कर लिया वो उसको मैं अपनी सारी विद्या वगैरह सिखाऊंगा। तो उन्होंने क्या कहा था कि एक मोती की माला थी, जो उन्होंने पहले चंद्रगुप्त मौर्य के गले में डाला और प्रभात से कहा कि ठीक है, तुम्हें क्या करना है, इस माला को जो है निकालना है उसके गले से, लेकिन वो माला टूटनी नहीं चाहिए। तो प्रभात ने ये काम नहीं कर पाया। तो फिर यही काम उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को दिया कि ठीक है, जाओ, वो सो रहा है और उसके गले से वो माला निकाल के लाओ बिना माला टूटे। तो वो गया, तो उन्होंने क्या किया, चंद्रगुप्त मौर्य ने उसका गला ही काट दिया प्रभात का। एंड देन उसके बाद कौटिल्य ने जो है उसने अपना शिष्य बना लिया और सारी विद्या वगैरह उन्हें सिखाई। ठीक है,
और यहाँ पे देख लेते हैं धनानंद के टाइम पे अलेक्जेंडर का जो है इन्वेजन भी हुआ था। क्या पीरियड था? 326 बीसी। अकॉर्डिंग टू ग्रीक राइटर कर्टिस, धनानंद कमांडेड है ह्यूज आर्मी। उसके पास कितना था? कर्टिस ने, एक राइटर है, उन्होंने लिखा था कि धनानंद के पास जो है आर्मी थी 20,000, 2 लाख इन्फेंट्री थी, 2,000 चैरियट्स थे और 3,000 एलिफेंट्स थे उसके पास। ठीक है। और नंद डायनेस्टी जो है एंड हुआ था वो 322 टू 21 बीसी। फिर उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य आए थे। अब धनानंद को किसने हराया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। ठीक है। फिर यहाँ से जो है मौर्य डायनेस्टी स्टार्ट हो जाता है। पहले आप देख लेंगे फॉरेन इन्वेजन में। एक 518 बीसी में ईरानियन और पर्शियन इन्वेजन हुआ था। किसने किया था? डेरियस इन्वेजन। बस इतना याद रखिए। सबसे पहले किसका इन्वेजन हुआ था? डेरियस इन्वेजन। ठीक। और ये देखिए उसके पहले अलेक्जेंडर का हुआ था 326 बीसी में। इफेक्ट क्या था ईरानियन इन्वेजन का? तो एक तो यहाँ पे इंडो ईरान ट्रेड बढ़ गया था, ट्रेड कॉमर्स बढ़ गया था। फिर हमें उनकी वजह से खरोस्ती स्क्रिप्ट मिली थी। ठीक है, जो राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है, लाइक अरबिक में जैसे लिखी जाती है उसी तरह ये भी खरोस्ती स्क्रिप्ट भी लिखी जाती है। तो वो हमने सीखा था ईरानियन से। फिर उसके बाद जो है मौर्यन स्कल्पचर पे ईरानियन इन्फ्लुएंस भी था, जैसे कि जो बेल शेप्ड कैपिटल्स था, जो ऐसे वो बनते हैं ना क्या, पिलर, तो यहाँ पे वैसे बेल शेप्ड ये बनाया जाता है ऐसे ऐसे, उस तरीके का है ऐसे। फिर यहाँ पे एक इमेज रखते हैं, कैपिटल यहाँ पे होता है। ठीक है, इस तरह से था ना। तो ये जो बेल शेप्ड इसका इमेज था ये वाला, ये किससे मिला था? ये मिला था हमें ईरानियन इन्फ्लुएंस था। ठीक है वो। और ठीक है, देखिए प्रेम्बल ऑफ अशोक एडिक्ट। फिर नेक्स्ट देखते हैं, इसको रब करते हैं 1 मिनट। हाँ, आते हैं नेक्स्ट। फिर उसके बाद हम देखेंगे मैसेडोनियन इन्वेजन। तो मैसेडोनियन इन्वेजन किसका था? अलेक्जेंडर। तो पहले आया डेरियस का, ईरानियन ने इन्वेज किया था। फिर उसके बाद मैसेडोनियन इन्वेजन। तो यहाँ पे देखते हैं टाइम पीरियड इसका 326 बीसी। और बाकी सब तो मैंने बता ही दिया आपको। ठीक है, आइए इधर। फिर उसके बाद द रूलर ऑफ टैक्सिला एंड अभिसारा जो है, जब ये अलेक्जेंडर का जो है क्या इन्वेजन हुआ था, तो जो रूलर थे तक्सिला के और अभिसारा के, उन्होंने उनको उनके सामने झुक गए थे। बट पोरस ऐसे थे जो रेफ्यूज किए थे उनको उनके सामने झुकने को। तो फिर क्या हुआ था? फिर वो बैटल हुआ था, बैटल ऑफ वितस्टा, जिसको झेलम भी कहते हैं और हिडेप्सिस भी कहते हैं। ठीक। तो वही बैटल हुआ था पोरस के साथ। एंड देन पोरस जो है हार गए थे, और फिर लेकिन अलेक्जेंडर ने उनकी बहादुरी देखते हुए उनको वहां पे फिर से सेटल कर दिया था उनके रीजन में। तो एक हुआ था आफ्टर अ ब्रिलियंट विक्ट्री एट सकाला, द ग्रीक फोर्सेस रीच्ड ब्यास के पास गए, ब्यास रिवर। एंड देन उसके बाद उसके आगे कोई बढ़ा नहीं, वहां से सब लोग वापस लौट गए, क्योंकि उनको जब चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पता चला तो उनकी जो सेना थी वो उस बात से डर गई थी। ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट, यहाँ देखते हैं इफेक्ट ऑफ अलेक्जेंडर इन्वेजन। तो एक तो हमें पता चला लैंड एंड सी रूट के बारे में पता चला, इंडिया यूरोप को जोड़ने के लिए, तो ताकि टाइम पीरियड थोड़ा कम। तो कोई क्वेश्चन आया था कि जब हमें सी रूट इजिप्ट का वो स्वेज कैनाल का पता चला तो डिस्टेंस कितना कम हो गया था? तो वो कम हो गया था कितना? 7,000। ठीक है, किलोमीटर, इतना कुछ कम हुआ था। फिर इससे और क्या पॉसिबिलिटी? स्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडो बैक्ट्रियन एंड इंडो पार्थियन स्टेट्स। और हमें गांधार शैली भी, उसका इन्फ्लुएंस भी था गांधार शैली पर, एस्ट्रोनॉमी, कॉइनेज, ये सब। फिर उसके बाद ये ऑल्सो हेल्प किया कि लोगों को लगने लगा कि इस तरह से इन्वेजन्स होंगे। ये क्यों इन्वेजन्स हो रहे हैं? क्योंकि हमारे अंदर यूनिटी नहीं है। तो इसकी वजह से क्या हुआ? यूनिफाइड एम्पायर बनना शुरू हो गया। ठीक है, इन्वेजन्स की वजह से। अब आते हैं, देखते हैं रिलीजियस मूवमेंट। रिलीजियस मूवमेंट स्टार्ट हुआ 600 बीसी से 400 बीसी। और इसमें वेरियस रिलीजियस में जैसे बुद्धिज्म, जैनिज्म, इस समय जैसे 6th सेंचुरी का ये रिलीजियस मूवमेंट है, तो ये इसमें बुद्धिज्म, जैनिज्म ये सब उभर के आए। ठीक है, ग्रू ये पोस्ट वैदिक
पीरियड के बाद में ऐसा हुआ था, ठीक है, 6th सेंचुरी से 4th सेंचुरी बीसी। कॉजेस क्या था? कॉजेस था कि जो इनकी वैदिक फिलॉसफी था वो बहुत ज़्यादा, और वो अपने ओरिजिनलिटी को लॉस कर चुका था। जो प्योरिटी थी वैदिक लिटरेचर की, वो ज़्यादा वो सब खत्म हो चुका था, क्योंकि पहले था कि मतलब इतने ज़्यादा टफ सेक्रीफाइसेस और इतनी ज़्यादा रूल्स और ये क्या बोलते हैं वर्ना सिस्टम, ये सब नहीं था। लेकिन बाद में क्या किया गया कि ये सब बना दिया गया, और जो सेक्रीफाइसेस वगैरह था उसको बहुत ही ज़्यादा टफ कर दिया गया, ठीक है। और ब्राह्मण्स को सबसे ज्यादा सुपीरियर माना गया, बाकी रेस्ट ऑफ द सोसाइटी रीच्ड अगेंस्ट। तो ये ब्राह्मण को जब सुपीरियोरिटी मिल गया तो इसकी वजह जो क्षत्रिय थे उनके अंदर थोड़ा सा हीन भावना आने लगी कि हमें उनसे अगेंस्ट डोमिनेट होना है। तो इस वजह से भी ये सारे मूवमेंट स्टार्ट हुए। एग्रीकल्चर इकोनॉमी इंट्रोडक्शन, उन्होंने एग्रीकल्चर इकोनॉमी की वो क्या बोलते हैं सेक्रीफाइसेस वगैरह का, क्या उस समय एग्रीकल्चर तो होने लगा था, तो सेक्रीफाइसेस में क्या होता था कि वो जो भी जानवर थे उनको मारने लगे थे, जिसकी वजह से वो इफेक्ट करता था एग्रीकल्चर को, क्योंकि वो उसमें सोइंग वगैरह में एनिमल्स हेल्प करते हैं, ठीक है। द डिजायर ऑफ वैश्य टू इम्प्रूव देयर सोशल पोजीशन, और वैश्य को था कि उनको भी अपना पोजीशन जो है इंक्रीज करना है, उनको ऐसे थर्ड उसमें लेवल पे नहीं रहना है, ठीक है। फिर उसकी वजह से क्या जैनिज्म आया और बुद्धिज्म आया। तो हम ये नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म पूरा कंप्लीट करेंगे, एंड देन मौर्यन भी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। फॉर नाउ दैट्स इट, थैंक यू, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू सो मच।